आज हम केमिस्ट्री के नोट्स को देखते हैं। ये घटना चक्र के बने हुए नोट्स हैं। केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है परमाणु संरचना। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। आणविक संरचना है ये। प्रोटॉन घनावेशित तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं प्राकृतिक तत्व में। याद रखिएगा, एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है प्राकृतिक तत्व में। परमाणु एटम के नाभिक की खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में। एटम में न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में की थी। एटॉम में न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में की थी। कौन अणु का भाग नहीं है या एक अणु परमाणु कण नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया है, उसमें कई सारे अणु दिए हुए थे, तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि कौन अणु का भाग नहीं है या एक अणु परमाणु कण नहीं है। तो ये है फोटॉन और न्यूट्रॉन। फोटॉन ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। न्यूट्रॉन एक स्टेबल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन अणु परमाणु कण हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन ये सारे अणु परमाणु कण हैं। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था एंटोइन हेनरी बैक्यूरेल ने 1896 में। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर या गाइगर मूलर काउंटर से। यह एक प्रकार का कण संसूचक है। यह नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जनों का पता लगाता है। सम न्यूट्रॉनिक समूह आइसोटोन्स हैं। यहाँ पे आप इनको देख लीजिए। 6 और 14 के बीच में डिफरेंस 8 का आएगा और 7 और 15 के बीच में डिफरेंस 8 का आएगा। ये भी, और 8 और 16 के बीच में भी डिफरेंस 8 का आएगा। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, और यही जो 8 हैं यही इनके न्यूट्रॉनों की संख्या है जो कि समान होती है, आइसोटोन्स कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए 14 और 6 का बीच का डिफरेंस 8 आया है और यहाँ पे एन में 5 और 15 और 7 के बीच का डिफरेंस 8 आया है। यहाँ पे भी 8 आया है। तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है। तीनों आइसोटोन्स हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। याद रखिएगा, प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे भिन्न होती है। इसे कहते हैं आइसोटॉप। जिसे समस्थानिक आइसोटॉप्स कहते हैं। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, जिसके कारण उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे बताया है द्रव्यमान संख्या A से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 + 2 = 4 होगा। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में उपस्थित यानी न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है इलेक्ट्रॉन कक्ष के अभिविन्यास से। याद रखिएगा, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है इलेक्ट्रॉन कक्ष के अभिविन्यास से। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या n से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे कक्ष के आकार और ऊर्जा से संबंधित है। एजीमुथल क्वांटम संख्या I कक्ष की त्रिविमीय आकृति को दर्शाता है। स्पिन क्वांटम संख्या S से कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को बताती है। कक्ष में
इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को बताती है स्पिन क्वांटम संख्या। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है ऑफ बाउ सिद्धांत द्वारा। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है ऑफ बाउ सिद्धांत द्वारा। ऋणात्मक आवेश बीटा कण में होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा किरण अनावेशित होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं गामा, और गामा किरण अनावेशित होती है। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। अल्फा कण के 2 घन आवेश होते हैं। अल्फा कण के 2 घन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के समान। हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के समान। अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। अल्फा कण के 2 घन आवेश होते हैं। इनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के समान। अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये द्विआवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। ज़ीरो मास न्यूट्रिनो यह द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूलकण है। फ्रैक्शनल चार्ज क्वार्क पदार्थ का मूल कण है जिससे अधिकांश पदार्थ बने हैं। क्वार्क मिलकर हेड्रॉन बनाते हैं। फ्रैक्शनल स्पिन पोजिट्रॉन यह एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पोजिट्रॉन एक घनावेशित मूलकण है जिसका द्रव्यमान एवं आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन है। इंटीग्रल स्पिन फोनॉन ध्वनि के लघुत्तम कण हैं। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन विलयन आदि। भौतिक परिवर्तन वह कारक है जिसमें वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कारक हटा लेने पर वह पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती है। एग्जाम्पल, जल का वाष्प में परिवर्तन। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वाष्पन प्रणाली के द्वारा पानी जो है वो बाहर आ जाएगा और चीनी जो है वो रह जाएगी। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलना, ऊर्ध्वापातन, सब्लाइमेशन और वाष्पन इवोपोरेशन। रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता, अर्थात रासायनिक प्रक्रिया स्थायी एवं सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होती है। एग्जाम्पल, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, दूध का आस्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, कागज का जल जाना। ये वापस से अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकते। कथन और कारण यहाँ पे दिए हुए हैं। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। आंसर होगा इसका, और कारण है उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की गति प्रतिकारकों के सांद्रण, ताप, भौतिक अवस्था एवं प्रतिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रतिकारकों का ताप जितना अधिक होता है उनकी प्रतिक्रिया उतनी ही तीव्र होती
है। जल अपघटन हाइड्रोलिसिस में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में। जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, जिसमें लवण के आयन और जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं। इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। पाश्चुरीकरण पैस्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर से 150 फ़ारेनहाइट तक तापमान पर और 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है 550 फ़ारेनहाइट पर ठंडा करते हैं। और इसी विधि की खोज लुई पाश्चर ने की थी। याद रखिएगा, लुई पाश्चर ने की थी। द्रव्य खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है। दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अशुद्धियां अगर मिली होती हैं तो द्रव्य का बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बढ़ जाता है। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। किसी जलीय विलयन का बॉइलिंग पॉइंट शुद्ध जल के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होता है। किसी जलीय विलयन का बॉइलिंग पॉइंट शुद्ध जल के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होता है। किसी विलयन में जल का वाष्प दर शुद्ध जल में वाष्प दाब, ये दाब है। किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। जब किसी विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, सबलाइमेशन। कपूर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है रंगीन रसायनों के मिश्रण से पदार्थों को पृथक या अलग करने की एक रासायनिक विधि है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है रंगीन रसायनों के मिश्रण से पदार्थों को पृथक या अलग करने की एक रासायनिक विधि है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, ये प्रश्न है। और उत्तर होगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है और जल कम ताप पर ही उबलने लगता है। और इसी कारण ऊंचाई पर जाने पर खाना भी देर से पकता है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है और यहाँ पे उत्तर बताना है। फिर उसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कथन है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। ये कथन सही है। कारण आर, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। नमक जो है बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। ये कथन गलत है। आइए उत्तर देखते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। क्यों? इम्प्योरिटीज़ को मिलाने से द्रव्य का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अशुद्धियाँ मिलाने से द्रव्य का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जबकि गलनांक सामान्यतः कम हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में यदि कुछ नमक, सोडा आदि मिलाते हैं तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण, फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। कोहरे में कोलाइड तंत्र गैस से द्रव्य में। कोहरे में जलवाष्प का संघनन लघु जल बिंदुओं के रूप में होता है जो धरातल की दृश्यता को प्रभावित करता है। जब धरातल के नज़दीक स्थित वायु का तापमान उच्चांक तक पहुंच जाता है तथा हवा ठंडी हो जाती है, तब उसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन
वायुमंडलीय धूल कणों इत्यादि के चारों तरफ हो जाता है। ये संघनित जल की बूंदें हल्की होने के कारण हवा में ही लटकती रहती हैं और हवा के साथ स्थानांतरित होती रहती हैं। एक बार फिर से इसे पढ़ते हैं। कोहरे में जल वाष्प का संघनन लघु जल बिंदुओं के रूप में होता है जो धरातल की दृश्यता को प्रभावित करता है। जब धरातल के नज़दीक स्थित वायु का तापमान उष्मांक तक पहुंच जाता है तथा हवा ठंडी हो जाती है, तब उसमें उपस्थित जल वाष्प का संघनन वायुमंडलीय धूल कणों इत्यादि के चारों तरफ हो जाता है और ये संघनित जल की बूंदें हल्की होने के कारण हवा में ही लटकी रहती हैं और हवा के साथ स्थानांतरित होती रहती हैं। अकार्बनिक रसायन। कथन ए, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। यह कथन गलत है। कारण आर, किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं। किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं और यह सही है। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं सामान्यतः घटती हैं जबकि परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। याद रखिएगा, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं सामान्यतः घटती हैं जबकि परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। किसी आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे बढ़ता है। किसी आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे बढ़ता है। दूसरा, किसी वर्ग समूह में परमाणु भार की वृद्धि के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती जाती है। आवर्त में परमाणु संख्या की वृद्धि के साथ साथ सामान्यतः विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। ये सारे करेक्ट दिए हुए स्टेटमेंट हैं। वहाँ पे जब प्रश्न पूछा गया था तो उसमें कुछ इनकरेक्ट होगा और यहाँ पे उसे मॉडिफाई करके करेक्ट वे में बताया गया है। एक बार आप इन्हें फिर से पढ़ लीजिए। करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं सारे। किसी आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे बढ़ता है। किसी वर्ग समूह में परमाणु भार की वृद्धि के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती जाती है। जो ये लाल कलर के किए हुए हैं रेड कलर में, यहीं पे उन्होंने इसे इनकरेक्ट किया था। आवर्त में परमाणु संख्या की वृद्धि के साथ साथ सामान्यतः विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। बेसिक और एसिडिक। ये ऑक्साइड उभयधर्मी हैं। ये ऑक्साइड उभयधर्मी हैं। अगला है, भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है 46.8%। भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है 46.8%। अगला है, सिलिकॉन 27.72%। एकदम उल्टा कर दिया, 27 का 72। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम 8.13%। 8.13%। अगला है लोहा 5%। उसके बाद है कैल्शियम 3.6%। तो पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है एल्युमिनियम, फिर है लोहा और लोहे को हम शो करते हैं F से और फिर कैल्शियम। तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, विश्व यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो ये है हाइड्रोजन 3/4। उसके बाद है हीलियम 1/4। यूनिवर्स में, यहाँ पे यूनिवर्स है में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो ये है हाइड्रोजन 3/4 और उसके बाद हीलियम है 1/4।
कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो 2014 तक 118 तत्वों की पहचान की गई थी और 118वां तत्व है अनसेप्टियम। नेक्स्ट है धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म और उपयोग। धातुएं, खनिज, अयस्क और उनके गुणधर्म और उपयोग। हीरे की खनिजीय बनावट। हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है, क्रिस्टलीय अपरूप है, अतः यह एक मूल तत्व है। सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा है। रेत मिश्रण है सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का। रेत मिश्रण है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का। संगमरमर मिश्रण है कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का। याद रखिएगा, संगमरमर मिश्रण है कैल्शियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का। लोहा प्राप्त होता है हेमेटाइट से। लोहा प्राप्त होता है हेमेटाइट से। शक्कर मिश्रण है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। मोती की रासायनिक संरचना है, मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट, एरागोनाइट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे कि एरागोनाइट कहते हैं वो 85% पाया जाता है। उसके बाद 2.4% जल तथा 0 से 10% तक अन्य। और इनमें मुख्य अवयव है एरागोनाइट, कांचीयोलिन। कांचीयोलिन पाया जाता है 0 से 10% और कांचीयोलिन एक प्रोटीन है। कांचीयोलिन एक प्रोटीन है। पीच ब्लेड से यूरेनियम, ग्रेफाइट से कार्बन, बॉक्साइट से एल्युमिनियम, अर्जेंटाइट से चांदी, हीरा से कार्बन, संगमरमर कैल्शियम शुद्ध कैल्साइट है। संगमरमर से कैल्शियम शुद्ध कैल्साइट है। बालू से सिलिकॉन, सिलिका, SiO2 और मणिक्य से एल्युमिनियम, इसमें अल्प मात्रा में क्रोमियम आयन की उपस्थिति होते हैं। माणिक्य में एल्युमिनियम और इसमें अल्प मात्रा में क्रोमियम आयन भी उपस्थित होते हैं। सोने को घोला जा सकता है अल्मराज एक्वारेजिया में। सोने को घोला जा सकता है अल्मराज एक्वारेजिया में 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का सम्मिश्रण होगा में घुलकर क्लोरोऑरिक अम्ल HAUCl4 बनाता है। स्वर्ण नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रभावित नहीं होता है। स्वर्ण नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रभावित नहीं होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये 24 कैरेट का होता है। स्वर्ण की शुद्धता डिग्री या कैरेट में मापी जाती है। विशुद्ध स्वर्ण 1000 डिग्री या 24 कैरेट का होता है। यह बहुत ही मुलायम होता है, इसीलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता। साधारणतः आभूषण बनाने के लिए 10 से 22 कैरेट तक का सोना अच्छा माना जाता है। सोना सबसे अधिक लचीला तथा पिटकर बढ़ाए जाने योग्य होता है। आसानी से पतली चादरों में पीटकर परिवर्तित किया जा सकता है। अति मुलायम खनिज टाल्क, सोपस्टोन मुख्यतः हैं मैग्नीशियम सिलिकेट। अति मुलायम खनिज टाल्क, सोपस्टोन मुख्यतः हैं मैग्नीशियम सिलिकेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यह एक अवसादी चट्टान है। साथ ही इसमें सिलिका, एल्यूमिना और लोहा आदि अपद्रव्य अंतर मिश्रित रहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है। अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट, यह एक सफ़ेद चूर्ण है। इसका उपयोग
शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है। इसका उपयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं। मूर्तियाँ तथा मूर्तियों के सांचे भी बनाए जाते हैं। सूत्र CaSO4 हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड, याद रखिएगा, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड अनिवार्य रूप से प्रयुक्त होता है। मैग्नेटाइट आयरन का अयस्क है। मैग्नेटाइट आयरन का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो ये थोरियम मेन के साथ लैंथेनम और सीरियम का मिश्रण है। याद रखिएगा, मोनाजाइट से जिसमें मेन है थोरियम के साथ में लैंथेनम और सीरियम का मिश्रण है। भारत में यह केरल तट पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। भारत में यह केरल तट पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। माइका ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक है। माइका ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक है। अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है। यह अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है। उपकरणों में इंसुलेटर के निर्माण में इसका उपयोग होता है। उद्योगों में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। उद्योगों में अभ्रक जो है वो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है। यह हाई वोल्टेज को भी सह सकता है। इसमें ऊर्जा क्षय भी कम होता है। अभ्रक की पारधुतिक शक्ति, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तथा रासायनिक स्थिरता अधिक होती है। इसे कैपेसिटर्स तथा हाई वोल्टेज के विद्युत उपकरणों में उन इंसुलेटर के निर्माण में उपयोग किया जाता है। धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म, इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। 2882 कैल्शियम के लिए प्रयुक्त होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। कौन सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। कठोरतम धातु है प्लैटिनम। कठोरतम धातु है प्लैटिनम। अधातु हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सर्वाधिक कठोर होता है, जबकि प्लैटिनम सबसे कठोर धातु है। हीरा जो है अधातुओं में सबसे प्राकृतिक वस्तुओं में सर्वाधिक कठोर होता है, जबकि प्लैटिनम सबसे कठोर धातु है। कौन सा पदार्थ बहुत कठोर है और बहुत तन्य है? नाइक्रोम अभंगुर होने के कारण कठोर और उच्च गलनांक के कारण तन्य धातु है। नाइक्रोम जो है अभंगुर होने के कारण कठोर है और उच्च गलनांक के कारण तन्य धातु है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व या धातु है यूरेनियम। इसका परमाणु भार है 238.3 तथा इसका घनत्व है 19.05 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप में। एल्युमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप में यह कोर्डम के जवाहरात रूप में पाए जाते हैं। कथन: सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। सही है, सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। इसका कारण है धातु सोडियम वायु प्रभाव्य होने पर गल जाती है। यह गलत है, क्योंकि धातु सोडियम वायु प्रभाव्य होने पर गल जाती है। यह गलत कथन कारण है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सोडियम एक नरम चांदी के समान सफ़ेद धातु है। यह इतनी नरम होती है कि इसे एक सिक्के के किनारे से काटा जा सकता है। सोडियम अत्यंत सक्रिय यानी क्रियाशील धातु है।
ये मुक्त अवस्था में नहीं रखी जा सकती। यह एक क्रियाशील धातु है, इसलिए यह मुक्त अवस्था में नहीं रखी जा सकती तथा इसको मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन में रखा जाता है। हवा में खुला रखे जाने पर यह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और ऑक्साइड बनाती है। हवा में अगर इसे खुला रखा जाएगा तो यह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगी और ऑक्साइड बनाती है। सोडियम धातु की जल से अधिक बंधता होती है। सोडियम धातु की जल से अधिक बंधता होती है। यह जल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन और ऊष्मा की पर्याप्त मात्रा उत्पन्न करती है। यह जल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन और ऊष्मा की पर्याप्त मात्रा उत्पन्न करती है। इस ऊष्मा से हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है। इस ऊष्मा से हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं पीले लैंप में, क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। सोडियम लैंप इससे पीली रोशनी निकलती है। सोडियम लैंप से पीली रोशनी निकलती है और जो मरकरी लैंप होते हैं इससे श्वेत, नील, वाइट ब्लू रोशनी निकलती है। फ्लोरोसेंट लैंप मिश्रित रोशनी जो सूर्य के प्रकाश के समान होती है। मिश्रित रोशनी जो सूर्य के प्रकाश के समान होती है। इसमें निम्न दाब युक्त पारा वाष्प, मरकरी वेपर और ऑर्गन गैस भरी जाती है। कभी कभी जिनॉन, नियॉन तथा क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन का भी प्रयोग किया जाता है। द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? वो है पारा। धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। धातुएं अधिकांशतः ठोस होती हैं। पारा एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव्य अवस्था में विद्यमान रहती है। पारा चांदी जैसी सफ़ेद और चमकीली धातु है। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। ऊष्मीय प्रसार की दर उच्च होती है। तापमान में होने वाले अल्प से अल्प परिवर्तनों को भी दर्ज कर लेता है। मरकरी तापमान में होने वाले अल्प से अल्प परिवर्तनों को भी दर्ज कर लेता है मरकरी। इसका क्वथनांक भी उच्च लगभग 356.6 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके कारण यह उच्च तापमानों को मापने हेतु सर्वथा उपयुक्त होता है। तापमापी में पारे के प्रयोग के मुख्य कारण हैं यह अपारदर्शी एवं चमकदार है, अतः अंकित ताप के पठन में सुविधा होती है। जो वहाँ पे अंकित होता है ताप के पठन में सुविधा होती है। इसकी ऊष्मीय चालकता उच्च होती है, अतः शीघ्र ही ताप को अंकित करता है। तीसरा है, पारा कांच पर नहीं चिपकता तथा अधिक वाष्पशील नहीं है, अतः ताप को शुद्धता से अंकित कर पाता है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है एल्युमिनियम के ऊपर से। पदार्थों का घनत्व यहाँ पे दिया है। सोना 19.3 ग्राम, पारा 13.6 ग्राम। और यहाँ पे बताना था किस में सबसे ज़्यादा घनत्व है, तो सोने में पारे से ज़्यादा घनत्व है और पारे में इस्पात से ज़्यादा घनत्व है। इस्पात का है 7.8 ग्राम। भंजन क्रैकिंग, पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है यहाँ से भंजन क्रैकिंग की वजह से। इस क्रिया में उच्च तापमान पर कार्बन के बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। कार्बन के बड़े अणु
छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। प्रगलन स्मेल्टिंग तांबा ताम्र प्राप्त करने की रासायनिक विधि में प्रयुक्त एक प्रक्रिया है। तांबे के अयस्क से शुद्ध तांबा प्राप्त होता है। हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण खाद्य तेल खाद्य वसा खाद्य तेलों पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर होता है। यह खाद्य तेल खाद्य वसा खाद्य तेलों पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर वह वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। जब हम उस पर हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं निकेल उत्प्रेरक पे की उपस्थिति में, तो वह वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। वल्कनीकरण रबड़ या संबंधित बहुलक पॉलीमर्स बनाने की रासायनिक प्रक्रिया है। वल्कनीकरण रबर या संबंधित बहुलक पॉलीमर्स बनाने की रासायनिक प्रक्रिया है। रबर में गंधक मिला देने से टिकाऊ बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो हम टूथपेस्ट करते हैं उसका एक अवयव है। टूथपेस्ट 20 से 40% जल तथा अपघर्षक फ्लोराइड एवं आर्द्रक शामिल होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में उच्च दाब पर सामान्य जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड का शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में गलित सोडियम का प्रयोग होता है। चांदी ऊष्मा तथा विद्युत की सर्वोत्तम संचालक होती है। चांदी जो है ऊष्मा तथा विद्युत की सर्वोत्तम संचालक होती है। चांदी की विद्युत चालकता सर्वाधिक है। चांदी की विद्युत चालकता सर्वाधिक है। सीसा ऊष्मा का न्यूनतम संचालक है। सीसा ऊष्मा का न्यूनतम संचालक है। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? तो एल्युमिनियम भूपर पट्टी पे सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। बॉक्साइट Al2O3 2H2O एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है जो एल्युमिनियम के जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। जल से हल्का होता है। सोडियम का अपेक्षित घनत्व 0.97 होता है। जल से हल्का होने के कारण यह जल पर तैरने लगता है। तो जल से हल्का होता है सोडियम। मिश्र धातुएं कौन मिश्र धातु नहीं है? तांबा यहाँ पे मिश्र धातु नहीं है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। कॉपर यानी कि तांबा मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। पीतल, ब्रॉन्ज तथा स्टील मिश्र धातुएं हैं। पीतल, ब्रॉन्ज तथा स्टील मिश्र धातुएं हैं। यहाँ पे कथन दिए हुए हैं। जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता। करण यशद यानी कि जिंक में उपचयन क्षमता है। ए और आर यहाँ पे दोनों ही सही हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं। आर ए का यहाँ पे सही तरीके से स्पष्टीकरण भी करता है। जस्तेदार लोहे में ऑक्सीकरण की क्षमता पाई जाती है। जस्ता यशद या जिंक ऐसा तत्व है जिनका उपयोग लोहे के प्रतिरक्षण में किया जाता है। जस्तीकृत लोहा पानी, साबुन के विलयन, पेट्रोल और खनिज तेलों के प्रभाव को सह सकता है। लोहे को जंग रोधी बनाने हेतु उस पर जस्ते यानी कि जिंक की पॉलिश की जाती है। इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जब लोहे पे जस्ते यानी कि जिंक की पॉलिश की जाती है तो उस पर जंग नहीं लगती है और इस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। एल्युमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं। एल्युमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ है इस पर निक्षेपण होना एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का
उस पर निक्षेपण होना एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। एनोडाइजिंग एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ एवं जंगरोधी बनाया जाता है। एनोडाइजिंग एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ एवं जंगरोधी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। एल्युमिनियम धातु तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है। एल्युमिनियम धातु तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है। इसका प्रयोग विशेषतः हवाई जहाज एवं रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग विशेषतः हवाई जहाज एवं रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। इसमें जंग नहीं लगता है, एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है। पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु है। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छेदों में भरा जाता है। चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छेदों में भरा जाता है। अमलगम यानी कि पारा और अन्य तत्वों को मिलकर बनता है। पारा और अन्य तत्वों से मिलकर बनता है अमलगम। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। पारा जस्ता, तांबा और मैग्नीशियम के साथ मिल जाता है। पारा जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम के साथ मिल जाता है पर लोहा पारे के साथ नहीं मिलता। याद रखिएगा, लोहा पारे के साथ नहीं मिलता, अतः लोहे का अमलगम नहीं होता है। टंका एक मिश्र धातु है। टंका एक मिश्र धातु है। सीसा 68% और टिन 32% होता है। टंके में सीसा 68% और टिन 32% होता है। टंका को शोल्डर भी कहते हैं। शोल्डर यानी कि टिन। कांसा मिश्रित धातु है जिसमें तांबा 88% और टिन 12% होता है। कांसा मिश्र धातु है जिसमें तांबा और टिन होता है। तांबा 88%, टिन 12%। जर्मन सिल्वर या निकल सिल्वर जिसमें तांबा 50%, जस्टा 35%, निकल 15% की मिश्र धातु है। इसमें चांदी नहीं होता है, 0% भी नहीं होता है चांदी इसमें, और एल्युमिनियम भी नहीं होता है। ब्लीचिंग पाउडर जिसमें कि क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaClO2 होता है। हाइपो यानी कि सोडियम थायोसल्फेट या हाइपोसल्फेट क्रिस्टलीय गंधहीन ठोस होता है। तांबा धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर में उभय घटक के रूप में विद्यमान है। तांबा धातु पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर में उभय घटक के रूप में विद्यमान है। पीतल मिश्र धातु है। तांबा एवं जस्ता हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। पीतल मिश्र धातु है तांबे और जस्ते का। हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं। पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु में निकेल के संयोग से स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। मिश्र धातु में निकेल के संयोग से स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेटिक हो जाता है जबकि अधिक कठोरता प्राप्त करने के लिए इसमें कार्बन की अधिक मात्रा मिलाई जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं
इस्पात उतना ही कठोर बनता जाता है। जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनती है जो जंग रहित होती है। स्टेनलेस स्टील साधारण स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने में सक्षम होता है। इस्पात में यह गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होता है। इसमें इस्पात में उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। स्टेनलेस स्टील के प्रमुख तत्व हैं आयरन 90%, क्रोमियम 10%, मैग्नीज, कार्बन, निकेल 0.8%। सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है। स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1% से 2% तक होती है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ क्रोमियम एवं निकेल का प्रयोग होता है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ क्रोमियम और निकेल का प्रयोग होता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जब आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है तब लोहे में उस समय जंग लगता है। इस अभिक्रिया के दौरान लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाती है, अतः लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे का भार उतना ही बढ़ता है जितनी की ऑक्सीजन वह ग्रहण करता है। लोहे का भार उतना ही बढ़ता है जितनी की ऑक्सीजन वह ग्रहण करता है। टैनिन एवं रैगिन का जंग लगने की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। टैनिन चमड़ा शोधन में प्रयुक्त रोगन की प्रक्रिया में उपयोगी होता है। टैनिन चमड़ा शोधन में प्रयुक्त रोगन की प्रक्रिया में उपयोगी होता है।